और अब सीधे रुख करते हैं विधानसभा। ये योजना 13 से शुरू करके 16 तक इसको पूरा करना था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 230 लोगों ने जिन्होंने अपनी सारी राशि जमा करा दी, इनका क्या दोष है जिसके कारण से उनको अभी 2021 की जुलाई में आप अलॉटमेंट करोगे? क्यों? जिन्होंने पूरी राशि दे दी, उनका क्या अपराध था कि जिसके कारण से उनको ये ज़मीन या ये जो बने हुए मकान है ये आवंटित नहीं हुए? वो तो कम से कम अपना अधिकार रखते थे। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दीवार बना दें या कमरा बना दें उससे कब्जा नहीं मिल सकता। कब्जा जब मिलेगा जब पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। अभी जो काम वहाँ पर कंप्लीट हुए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। लाइटिंग का, प्लम्बरिंग का, फ्लोरिंग का, दरवाजे खिड़की का, प्लेटफार्म का, ये काम तो सब करीब सब कुछ हो चुका। लेकिन न तो बिजली का कनेक्शन हुआ है और न पीएचडी का कनेक्शन हुआ, बाहरी विकास का नहीं हुआ। तो कब्जा किस बात का दें? कब्जा क्या सिर्फ खाली उसको दे दें? इसलिए ये सब काम कंप्लीट होने के बाद में ही जाकर के मकान पर जाए। तो समझा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि जो राशि आपने तय की उसको सब प्रकार के कंप्लीट करके काम करने के लिए तय की थी और 230 लोगों ने वो सारी राशि जमा करा दी। उनको आवंटन करने में आपको कौन सी अड़चन आ रही थी? मैं इतना जानना चाहता हूं। जिसने आधी कराई, जिसने नहीं कराई या कम कराई, वो तो समझ में आ सकता है। लेकिन जिन 230 लोगों ने जो भी आपने आवंटन के लिए राशि तय की थी, वो आवंटन राशि उन्होंने समय पर जमा करा दी। इनका दंड वो क्यों भुगते? कटेरा जी, प्रोजेक्ट बना 600 आदमी का, तो प्रोजेक्ट में पैसा सबका लिया गया है। 230 ने जमा कराया, पर 600 का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो पूरा नहीं मिल सकेगा। आपका कहना है 230 की गलती क्या है? 230 की गलती है उस प्रोजेक्ट का पार्ट बन गए। सब पैसा जमा कराया तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सब प्रोजेक्ट नहीं कराएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्होंने पैसा जमा करा दिया उनके लिए जुलाई 2010 तक हम कोशिश करके उनको देंगे। मान लो अगर उन्होंने गलती कर दी तो ये जुलाई उनके लिए क्यों तय की? ये तारीख कहाँ से निकल के आई? बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। देखिए, मोटी बात क्या है कि अतिरिक्त बाह्य विकास कार्य जैसे संपर्क सड़क, विद्युतीकरण, पानी की सप्लाई, ये सब कुछ जब तक नहीं होगा तब तक हम किस बात का कब्जा दे दें उसको? मकान तो कंप्लीट ही नहीं है। मकान तो कंप्लीट ही नहीं है। मकान कंप्लीट होगा तभी तो जाकर के देंगे ना। अब ये सब काम हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जुलाई तक जो है ये काम हो जाएंगे। जुलाई वाला मुहूर्त कहाँ से निकाला और किस आधार से निकाला? मैं वही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि हमें उम्मीद है कि जुलाई तक हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए ये जुलाई की तारीख प्रस्तावित की गई है। अगला प्रश्न प्रताप सिंह, प्रश्न संख्या 21। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 तीतरखेड़ी ग्राम में स्थित स्कूल के खेल मैदान पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। खेल मैदान से लगती हुई चारागाह भूमि नहीं है। खेल मैदान के साथ शिवायचक खसरा नंबर स्थित है, जिस पर 22 बीघा भूमि पर पूर्व वर्षों से अतिक्रमण ज्ञात हुआ है। 5 बीघा पर फसल, 1 बीघा पर रास्ते तथा शेष 16 बीघा पर मकान एवं उनके साथ लगते हुए बाड़े स्थित हैं। खंड 2 खसरा नंबर 177 की रकबा 22 बीघा जमाबंदी में शिवायचक दर्ज थी, किंतु तरमीम नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तरमीम पश्चात अतिक्रमण की मौका स्थिति ज्ञात हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। खंड 3 अतिक्रमण हटाने हेतु निर्धारित समय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सुस्थापित विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्रवाई की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि स्कूल को कब और कितनी ज़मीन अलॉट की गई? दूसरा, क्या यह सही है कि मेरे द्वारा शिकायत करने के बाद वहाँ पर जो दबंग लोगों ने कब्जे करके खेती कर रखी थी उनको हटाया है? इसका जवाब दो, फिर दूसरा पूछूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तीतरखेड़ी को 1996 में आबादी भूमि पंचायत द्वारा आवंटित की गई, जिसका रकबा लगभग 8 बिस्वा है। इसका खसरा नंबर 176/2 है। और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ग्राम तीतरखेड़ी के खेल मैदान से लगवा खसरा नंबर 177 की 22 बीघा भूमि पर ग्रामवासियों के अनुसार लगभग 30-35 वर्षों से कच्चे व पक्के मकान व बाड़े बनाकर अतिक्रमण किए हुए हैं और चूंकि तरमीम के पश्चात अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, अतः पहली बार धारा 91 के नोटिस जारी किए गए हैं और राज्य सरकार के आदेशानुसार DILRMP के अंतर्गत तरमीम कार्य किया जाना था एवं श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेशानुसार 3/2/2021 को तरमीम कार्य किया गया है और उक्त प्रकरण में 41 अतिक्रमणियों के प्रकरण 5/2/2021 को नायब तहसीलदार कोर्ट में दर्ज हुए हैं एवं प्रकरण दिनांक 9/2/2021 को निर्णित किए जा चुके हैं एवं बेदखली की कार्रवाई अतिक्रमियों को नोटिस मिलने की 15 तारीख से 15 दिवस के पश्चात नियमानुसार की जाएगी। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने पूछा कि मेरी शिकायत के बाद कब्जे हटाए हैं या पहले हटाए हैं, तो तारीख बता दी ना, आपके कहने के बाद ही हटाए हैं। 9/2 को हटाए तो मेरे कहने के बाद तो आपकी बात कह रहे हैं ना, आपके कहने के बाद ये तारीख 3 बजे दी उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय 177 खसरा नंबर का जो सिवाई चक जमीन है उस पर किन किन व्यक्तियों का कब्जा है माननीय मंत्री महोदय ने बताया है। मैं पूछना चाहूंगा मान से बैठे आप, ये इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि तरमीम नहीं हुई थी इसलिए लोग वहाँ कब्ज है। आपके प्रश्न करने के बाद तरमीम हुई है तो अतिक्रमण तो अब हुए हैं, तब तक तो अतिक्रमण ही नहीं। जब एक मिनट मेरी बात है, मेरा निवेदन यह है कि जो अतिक्रमी है मकान जिनके बनाए हैं उनको तो आप आबादी के लिए पंचायत को दे दीजिए और दूसरा जिन लोगों ने वहाँ पर खेती कर रखी है गांव के सरमायादार और बड़े लोग हैं उनकी जमीन को कब तक खाली कराई जाएगी? आज माननीय बैठे आप, जब तक उसकी लैंड का यूज चेंज नहीं होगा, तरमीम भी 2 तारीख को हुई है, 3 के पहले वो जमीन ही नहीं है अतिक्रमण। आप बैठे, अगला प्रश्न। मानिए मैं लव नहीं करूंगा, मैं कटा जी मैं लव नहीं करूंगा, मैं अलग ढंग से। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत, मानिए मैं माफ करें मुझे, मैं अगले ढंग आप इस प्रश्न को अलग ढंग से ले आए, मैं अलाउ करूंगा। प्रश्न संख्या 22 माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा। मैं ये भी जो कटारिया जी को दिया प्रिविलेज वो विड्रा करूंगा, मैं ये विड्रा करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा, फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा, कोई अंकित नहीं होगा, मैं आई विल नॉट अलाउ इट। माननीय कटारिया जी मैं अलाउ नहीं करूंगा, आपको भी प्रिविलेज अलाउ नहीं करूंगा, गलत, मैं अलाउ नहीं करना, अंकित नहीं होगा। शंकर सिंह रावत, आप ये प्रश्न दूसरे ढंग से भी नहीं आएगा। शंकर सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 22 अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, यू कांट डिक्टेट। खंड 1, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र ब्यावर अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत श्री शिव कुमार दुबे के विरुद्ध विभाग को शिकायत दिनांक 10/6/2020 को प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा अजमेर के पत्र दिनांक 11/6/2020 द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाटगढ़ जवाजा अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने दिनांक 3/7/2020 द्वारा श्री शिव कुमार दुबे को निलंबित किया गया। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री शिव कुमार दुबे प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 14/9/2020 को ज्ञापन, आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी किया जाकर आदेश दिनांक 6/11/2020 द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर को जांच अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा अजमेर को विभागीय जांच में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर श्री शिव कुमार दुबे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। खंड 2, जी नहीं, श्री शिव कुमार दुबे प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा ब्यावर अजमेर को किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं दी गई है। अपित प्रकरण में जांच विचाराधीन रखते हुए निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश दिनांक 12/11/2000
अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, आवासन मंडल का गत 2 वर्षों में अर्जित राजस्व के विवरण की स्थिति निम्नानुसार है। वर्ष 2018-19 राजस्व प्राप्तियां 12,874 करोड़ 48 लाख और राजस्व खर्चे 11,658 करोड़ 30 लाख। इसी प्रकार से 2019 और 2020 में राजस्व प्राप्तियां हुई 13,255 करोड़ 96 लाख और राजस्व प्राप्तियां हुई 13,255 करोड़ 96 लाख। राजस्व खर्चा हुआ 11,934 करोड़ 46 लाख। खंड 2, जी नहीं, राजस्थान आवासन मंडल के कोटा और 12 के कार्यालयों को बंद नहीं किया गया है। मंडल द्वारा स्टाफ की कमी और कार्य के स्तर को देखते हुए जोधपुर वृत्त द्वितीय एवं कोटा वृत्त कार्यालय तथा 14 अन्य खंड कार्यालयों के पुनर्गठन का निर्णय संचालक मंडल की बैठक में दिनांक 21/9/2020 में लिया गया था। इसमें कोटा का वृत्त कार्यालय और 12 का खंड कार्यालय भी शामिल था, परंतु फिलहाल निर्णय को वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिनमें से एक राजकीय चिकित्सालय में जल संबंधों के माध्यम से बीसलपुर से तथा 5 राजकीय चिकित्सालयों में नलकूपों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। वांछित विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को घरेलू जल संबंध द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना सुनिश्चित किया है एवं साथ ही सांस्थानिक क्षेत्र यथा विद्यालय, चिकित्सालय इत्यादि को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त जल मांग का प्रावधान लिया गया है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विधानसभा क्षेत्र बस्सी के कुल 237 ग्रामों में से 32 ग्रामों में घर घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इनकी योजनाओं की जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर इनका क्रियान्वयन प्रारंभ करने हेतु अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 29 ग्रामों की जल योजनाओं के उक्त मिशन के अंतर्गत बनाए गए प्रस्ताव स्वीकृति अंतर्गत विचाराधीन है। विधानसभा क्षेत्र बस्सी के शेष रहे ग्रामों की योजनाओं के प्रस्ताव कार्य योजना अनुरूप आगामी समय में बनाए जाकर केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इनकी स्वीकृति पर विचार संभव होगा। विधानसभा क्षेत्र बस्सी के समस्त ग्रामों को उक्त मिशन के तहत आगामी समय में जोड़ा जाकर हर घर सहित राज्य के विद्यालयों एवं चिकित्सालयों को ग्राम स्तरीय जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मैंने स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछा था कि जो एग्जिस्टिंग बीसलपुर योजना है उसमें उससे जो विद्यालय हैं 319, उनमें से केवल 16 को जोड़ा, हॉस्पिटल 10 है उनमें से केवल 1 को जोड़ा, तो बाकी को क्यों नहीं जोड़ा और कब तक इनको जोड़ने का विचार है? ये स्पेसिफिक इसका जवाब दे। आपने घुमा फिरा के जवाब दिया। मैंने गाँव का जेजेएम के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि ये परियोजना 2013 में स्वीकृत हुई थी और 2018 में इसका कार्य संपूर्ण हो गया। अब दूसरी परियोजना कोई वहाँ पर जल जीवन मिशन की जो आ रही है, अभी घर घर कनेक्शन, विद्यालय सारे जुड़ेंगे, उसमें इनकी परियोजनाओं को जो वांछित रह गए उनको इसमें घर घर जल जीवन मिशन में इनको जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और ये विद्यालय जो जुड़ गए वो कोई नलकूप से है, कोई हैंडपम्प से है, अगर ऐसे विद्यालय जहाँ पर कोई नजदीक पाइपलाइन है उस योजना की, तो उसका सर्वे करा के उनको जोड़ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये जो एग्जिस्टिंग योजना है जिसमें बीसलपुर में पानी आ रहा सबको, तो विद्यालय और
हॉस्पिटल जिसमें मैक्सिमम लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको गुणवत्ता का पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। हैंडपंप और नलकूप से मिलता है, उसमें फ्लोराइड है। तो कब तक इसको जोड़ने का विचार है, इसका आप मंत्री महोदय हमें जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, जैसे कहा कि ये परियोजना कंप्लीट हो गई है और दूसरी परियोजना जो जल जीवन मिशन वाली है, अगर कोई ये तो केवल 1 घंटे पानी पीएसपी के माध्यम से आता है, कोई किसी को कनेक्शन दिए नहीं है, ना विद्यालय को दिए, ना कोई चिकित्सालय को दिए। पीएसपी सार्वजनिक नल के माध्यम से ढाणियों को और गाँवों को जोड़ा है। अगर इसमें कोई पास में कोई लाइन होगी, चिकित्सालय में आवश्यक होगा, तो निश्चित रूप से उसका सर्वे करके उनको जोड़ देंगे। अगला प्रश्न पाना चंद इनको गालिए, आप इनको ये आश्वासन दे दें कि इस जिले से इसको बाहर पोस्टिंग कर दें। ठीक है, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस व्यक्ति को जहां प्रभावित ना हो जिले से बाहर कर दिया जाए। अगला प्रश्न मानसद हो गया। अगला प्रश्न अशोक लावटी, क्वेश्चन नंबर 23। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 2 वर्षों में 88 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, उक्त नवीन महाविद्यालयों को भूमि आवंटन व भवन से संबंधी विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, नवीन महाविद्यालयों को आवंटित बजट एवं व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये बजट घोषणा थी, परंतु इसमें जो आपने ये परिशिष्ट 3 जो दिया है, इसमें आपने बताया कि 1 भी रुपए का बजट किसी कॉलेज के लिए, बिल्डिंग के लिए या लैंड के लिए अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। यह केवल आपने खर्चे का ब्यौरा दिया, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 1 लाख जो ऑफिस खर्चा हुआ है। दूसरा, आपने परिशिष्ट 2 में जो दिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज आधी से ज़्यादा कॉलेजों को अभी तक लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में ना तो एक स्कूल की बिल्डिंग में 6 कमरे, 2000 बच्चों की स्कूल चल रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछो। वही प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, पूछो। प्रश्न में जानकारी भी है कि तो उसमें से 6 कमरे स्कूल के खाली करवाकर उसमें कॉलेज खोल दी नाम मात्र की, और 1 भी रुपए का आपने लिखा 0 बजट आवंटन किया है। तो क्या ऐसे नौजवान युवाओं के भविष्य को अंधकार में रख के 88 कॉलेजों की गिनती पूरी करेंगे? बजट घोषणा का प्रश्न है, बजट घोषणा में 1 भी रुपए का बजट आवंटन नहीं है। आपके विधानसभा में कॉलेज विड्रा कराया जाए जी, अध्यक्ष महोदय, कॉलेज बंद किया जाए। कॉलेज तो स्कूल में बंद करके कॉलेज खोल दी, स्कूल के 6 कमरे ले लिए सदस्य। कोई भी स्कीम लागू होती है तो धीरे धीरे उसमें होता है, एक दिन में तो सब चीजें होगी नहीं। अध्यक्ष महोदय, कोई अलग से बिल्डिंग ले लें, आपके कंसर्न, कोई अलग से बिल्डिंग किराए पर ले लें। अध्यक्ष महोदय, आपकी कंसर्न ये होनी चाहिए कि आपने कॉलेज खोला, शीघ्र पैसे का आवंटन करें और जमीन का आवंटन करें। कब तक बजट आवंटन कर देंगे और कब तक लैंड अलॉटमेंट हो जाएगा, उसकी कोई तिथि वो दे दें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब आपने कॉलेज खोलने की सैंक्शन दी 19-20 में, 20-21 में, तो कोई बजट प्रावधान किया होगा। वो बजट प्रावधान 19-20 का क्या था, 20-21 का था? एक आपने डूंगरपुर में कॉलम 28 पर आपने लॉ कॉलेज खोला है 19-20 में, और आप लिख रहे हो रनिंग टेम्परेरी बिल्डिंग में, और इधर आप जवाब दे रहे हो कि डूंगरपुर जो है वो आपकी उस स्वीकृति में ही नहीं है। ये आप नीचे लिख रहे हो बजट घोषणा वर्ष 19-20 की अनुपालना में खोले गए राजकीय विधि महाविद्यालय डूंगरपुर को बीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण प्रारंभ नहीं किया गया। इधर आप दे रहे हो लिस्ट 28 पर डूंगरपुर को कि ये जो है ना अभी टेम्परेरी चल रहा है। ये दोनों क्या है? कौन सा सवाल सही है, कौन सा गलत है? अगर उसको मान्यता ही नहीं मिली तो वो चल कैसे रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, दो 2019-20 और 20-21 में राजस्थान में कुल 19-20 में 40 महाविद्यालय खोले गए और 20-21 में 37 बजट घोषणा में खोले गए और 2 माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा घोषणा की गई, उसके तहत खोले गए। कुल 88 कॉलेज खोले गए हैं और इन कॉलेजेस के लिए बजट का प्रावधान करने के लिए हालांकि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट में घोषणा की गई है। इसके तहत हमने जो
डीएमएफटी फंड है, उसके तहत 24 कॉलेजों को उसमें अनुमति किया है और उसमें से काफ़ी कॉलेज है जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। राजकीय कॉलेज फागी है, बस्सी है, जमाव रामगढ़ है और बाकी कॉलेजेस की डीएमएफटी की प्रक्रियाधीन है। तो अतिशीघ्र डीएमएफटी से स्वीकृति प्रदान होने के बाद में ये इन कॉलेजेस की बिल्डिंग बनाई जाएगी। उसके साथ साथ मैं कहना माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन का सीधा क्वेश्चन है। डूंगरपुर में बता रखा है कि ला कॉलेज 19 में शुरू हुआ और अभी आप बता रहे हो कि वहाँ टेम्परेरी बिल्डिंग में चल रहा है। आप पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई के कारण वो कॉलेज बंद हो गया, चल रहा है, कौन सी बात सत्य है? दैट्स ऑल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा में डूंगरपुर में लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा की गई और उसके बाद बीसीआई के द्वारा चूंकि अभी अनुमति नहीं मिल पाई है, इसलिए ये कॉलेज हम चालू नहीं कर पा रहे हैं। आप उसमें आपने उत्तर में लिख रखा रनिंग इन टेम्परेरी बिल्डिंग, तो आप ये बोलो वो नहीं चल रहा है, ये मतलब उत्तर के जा रहे हैं। मतलब आपने उत्तर जो लिख के दिया है उसमें लिखा है कि रनिंग इन टेम्परेरी बिल्डिंग, इसका मतलब डूंगरपुर में ला कॉलेज चल रहा है और आप खुद कह रहे हो बीसीसीआई ने अप्रूव नहीं किया है। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि भाई 19 में खोला है पर आज की डेट में बीसीसीआई बंद होने का नहीं चल रहा कॉलेज। इसमें उत्तर में आप करेक्ट करिए अपने आप को। जी, हमने व्यवस्था की थी बिल्डिंग की सर, लेकिन उसमें अध्यक्ष महोदय जो कि बीसीआई के द्वारा अभी हमें परमिशन नहीं मिली है, इसलिए हम चालू नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय जवाब तो दें दोनों प्रश्न। अगला जो मैंने प्रश्न पूछे थे, जो प्रश्न पूछे थे उनका अगला जवाब प्रश्न श्री जगसी राम। प्रश्न संख्या 321। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 का उत्तर जी हाँ। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित होटल रिसोर्ट से संबंधित वन भूमि एवं की गई कार्रवाई संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट ए अनुसार है। खंड 2 जी हाँ। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वन भूमि पर मैसर शिब्बा वेल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से संचालित होटल की गई कार्रवाई संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट बी अनुसार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा, वन भूमि पर अतिक्रमण है वन्य अभयारण्य क्षेत्र में, अभयारण्य क्षेत्र में और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अवैध है, आप मंत्री सब मान रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि सरिस्का पैलेस, टाइगर एवल और अमन बाग, इन सारों पर अतिक्रमण किया कर रखा है। क्या मंत्री महोदय ये कोर्ट का हवाला देकर इनको इधर उधर बहाना बनाने का बहाना निकाल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, क्या सरकार और मंत्री जी ये इसकी कमेटी गठित कर इन वन्य अभयारण्य को बचाने के लिए आप एक कमेटी गठित करेंगे क्या? और इनके ऊपर यही नहीं, जो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का क्या आपने निर्णय लिया? और जो भी आपने अभी तक आपकी तरफ से जो भी कार्रवाई की है वो आप बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, सरिस्का में एक होटल सरिस्का पैलेस ये चल रही है, दूसरी है टाइगर हेवन अमरका बाग में, तीसरी अमन बाग अजयगढ़ में। तीनों का मैटर कोर्ट में विचाराधीन है। जो सरिस्का पैलेस सरिस्का है वो अलवर महाराजा की थी। उन्होंने 8/3/2012 को योगेश सिंह को बेचान की। योगेश सिंह ने आगे 27/1/82 को इस मैसर शिब्बा वेल्स को बेचान की। इसकी तारीख पेशी 17/3/2021 को